हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 5। आज इस पार्ट में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। वो 3 टॉपिक क्या होंगे, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ओवरव्यू ले लो। आज हम समझेंगे लैक ओपेरॉन क्या है, ठीक है, लैक ओपेरॉन। दूसरा हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ठीक है। और लास्ट टॉपिक क्या होगा आज का, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ओके, एक एक करके हम अच्छे से सारे समझने वाले हैं। देखो क्या है, अब सबसे पहले आप रेगुलेशन समझो क्या है जीन एक्सप्रेशन का। लैक ओपेरॉन समझने से पहले आपको जीन एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे बाय विच अ जीन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। जीन का एक्सप्रेशन होना, जीन का एक्सप्रेशन दिखाना क्या होता है, रेगुलेट करता है जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। बेसिकली क्या है, एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ओके, अब वो जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, देखो DNA है, आपको पता है, मैंने ये पीछे बताया है कि DNA से DNA बनता है, उसको रेप्लिकेशन बोला जाता है। DNA से RNA बनता है, उसको क्या, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और RNA से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था mRNA क्या होता है। mRNA क्या होता है ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो DNA से mRNA बना, उसके बाद में ट्रांसलेशन हुई तो क्या बना, अपने पास में पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। ओके, उसके बाद में एक्सप्रेशन हुआ तो हमें मिला स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ओके, क्या हुआ, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उसके बाद में ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। DNA से RNA बना, इसमें क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब सिस्ट्रोन वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के केस में मोनोसिस्ट्रोनिक पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशंस को मैंने आप लोगों को बताया था। क्या होता है, राइबोसोम और टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड्स को लेके आने का काम करता है, ठीक है। किस पे, राइबोसोम पे। ओके, राइबोसोम पे लेके आएगा, उसके बाद में क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोटीन मिल जाएगा। ओके, मतलब वो प्रोटीन बन जाएगा। तो ऐसे करके जीन का एक्सप्रेशन होता है और उनको रेगुलेशन कौन करता है, डिफरेंट टाइप की जीन्स होती हैं, वो उसका रेगुलेशन करती है। ओके, वो जीन्स क्या है वो भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहले रेगुलेशन का मतलब समझो क्या होता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ जीन्स, देखो इसमें कुछ जीन्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, उनका फंक्शंस जो है कंट्रोल होता है, ठीक है। और कंट्रोल होगा, फंक्शंस एक कंट्रोल्ड वे में चलेगा तो उसके बाद में क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक के केस में द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट 3 लेवल पे, 4 लेवल पे ये चीज़ें चलती हैं। देखो क्या है, सबसे पहला क्या है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मतलब क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना। अब देखो क्या है, DNA से अगर DNA बनाना है, DNA से DNA का फॉर्मेशन होगा, उसको रेप्लिकेशन बोला जाएगा। DNA से RNA बनेगा, तो जो ये RNA बना है DNA से, इसको बोला जाएगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। mRNA जो बना है उसको बोला जाएगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे चला रेगुलेशन। दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल, क्या है, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। देखो मैंने आपको बताया था जब यूकैरियोटिक का हम लोग कर रहे थे, यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। देखो यूकैरियोटिक के केस में क्या है, एक अलग से प्रोसेसिंग ऐड हो जाती है, उस प्रोसेसिंग को बोला जाता है स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग से क्या होगा, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ एक्सोन्स बचे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग लेवल चलती है यूकैरियोट के केस में, ये मिसिंग होती है प्रोकैरियोट के केस में। ये मैं सारा बता चुकी हूँ, आप पहले के पार्ट्स को जाके देखें। ओके, थर्ड वन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब देखो भाई, इनका डिवीजन होता है। अब प्रोकैरियोटिक के केस में क्या था,
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं थी, ठीक है, यहीं पे सारा मटेरियल पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये था प्रोकैरियोटिक का केस। लेकिन यूकैरियोटिक के केस में क्या है, इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो जो mRNA बना है उसको न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम चलेगा, किसके अंदर होगा, यूकैरियोट के केस में। ओके, उसके बाद में है फोर्थ इज द ट्रांसलेशन लेवल, मतलब क्या है, प्रोटीन्स का बनना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स का बनना क्या है, ट्रांसलेशन लेवल पे। ओके, तो ये है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब क्या है, समझो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस हैं जो अफेक्ट करती हैं रेगुलेशन को, ठीक है, कुछ कंडीशंस को अफेक्ट करेंगी, वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन, जीन के एक्सप्रेशन को जो रेगुलेट हो रहा है वो फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिक, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये सारी अफेक्ट करती हैं। ओके, अब देखो एंजाइम्स, आपको पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट एक टाइप की मील होती है, जैसे आप लोग बर्गर वगैरह खा के आते हो मैकडी में, तो आपकी मील क्या है, बर्गर, वैसे ही एंजाइम्स की मील क्या है, यहाँ पे एंजाइम्स की, या आप बोल दो बैक्टीरिया की मील क्या है, वो डिफरेंट टाइप की मील हो सकती है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है। अब आगे लैकोपेरोन में हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट एक टाइप का मील होती है, किसके लिए, एंजाइम्स के लिए, बैक्टीरियाज के लिए। ओके, एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि सिंथेसाइज होता है बैक्टीरिया ई कोलाई से। बैक्टीरिया ई कोलाई क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा इस एंजाइम को। अब ये एंजाइम का क्या यूज़ है, ये हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन होगा लैक्टोज का, किस में, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। कैसे, मैंने कैसे याद कर रखा है ये, ला गैल ग्लू, ठीक है, ऐसे मैंने याद कर रखा है। ला गैल मीन्स गैलेक्टोज एंड ग्लू मीन्स ग्लूकोज, ला मीन्स लैक्टोज। ओके, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। ओके, बैक्टीरिया यूज करेगा फिर गैलेक्टोज को एनर्जी सोर्स की तरह, ठीक है, जैसे आप लोग खाना खाते हो तो आप लोगों का एनर्जी सोर्स क्या है, फूड, तो वैसे ही बैक्टीरिया यूज करेगा गैलेक्टोज को अपने एनर्जी सोर्स के लिए। ओके, अब देखो क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का जीन एक्सप्रेशन होता है। फर्स्ट वन इज इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, इंड्यूसिबल का मतलब होता है इंड्यूस करना, मतलब कंडीशन को, कोई भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो स्विच ऑन हो जाना, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ को आप लोग इंड्यूस कर रहे हो। जैसे क्या होता है, हॉर्मोन्स के केस में क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हॉर्मोन्स इंड्यूस कराते हैं ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इंड्यूस होगा, जब सबस्ट्रेट आ जाएगा तो कंडीशन स्विच ऑन हो जाएगी। ओके, अब है दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या है कि वो ऑप्शनल रहता है, कि पूरे टाइम मतलब वो एंजाइम क्या करेगा, ऑप्शनल रहेगा थ्रू आउट। ओके, रेप्रेसिबल में क्या होगा, रिप्रेस हो जाएगा। रिप्रेस होने का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाना, ठीक है, स्टॉप कर देना। एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, स्विच ऑन इन प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में स्विच ऑन हो जाना, कंडीशंस का ऑन हो जाना, एक्टिव हो जाना इज इंड्यूसिबल। अब सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज हो सकता है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन हो सकता है, वो सबस्ट्रेट क्या करेगा, कंडीशन को एक्टिव कर देगा। ओके, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया ईस्ट सिंथेसाइज ऑफ एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में एंजाइम का सिंथेसाइज करना, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड द ईस्ट। ओके, कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या है, द जीन्स एंड देयर एंजाइम रिमेन ऑप्शनल थ्रू आउट, थ्रू आउट ऑप्शनल रहेंगे। अब ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, होंगे भी नहीं भी होंगे, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। रिप्रेसिबल का मतलब क्या है, स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द सेट जीन, जो जीन है वो उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे, रिप्रेस कर देंगे। ओके, अब देखो क्या है, 2 चीज़ें फिर से आती हैं। पीछे मैंने टाइप्स बताए थे, अब मैं 2 इनके बता रही हूँ कि नेगेटिव कंट्रोल भी हो सकता है कि पॉजिटिव कंट्रोल भी हो सकता है।
अब जो नेगेटिव कंट्रोल है उसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेगुलेटरी जीन शट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन अंडर इट्स कंट्रोल। जो प्रोडक्ट होता है रेगुलेटरी जीन का वो शट ऑफ कर देता है, मतलब उसको इनएक्टिव बना देगा कोई जीन जिसका एक्सप्रेशन होना होगा। देखो क्या होता है, रेगुलेटरी जीन्स हैं, उसका प्रोडक्ट, उसे जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो क्या करेगा, वो जीन के एक्सप्रेशन को शट ऑफ कर देगा। जीन है जिसका एक्सप्रेशन होने वाला था, ठीक है, अब ये इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। ये होगा नेगेटिव कंट्रोल। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, देखो एक नेगेटिव ओरा होता है, एक पॉजिटिव ओरा होता है। नेगेटिव ओरा क्या करता है, आपके दिमाग को इतना खराब कर देगा कि आप आगे कोई काम ही नहीं कर पाओगे। तो वैसा ही इस केस में कि इसको शट ऑफ कर देगा जीन के एक्सप्रेशन को। ओके, पॉजिटिव कंट्रोल में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेगुलेटरी जीन एक्टिवेट करेगा और एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्या होगा, एक्टिवेट होगा और इसके कंट्रोल में होगा। ठीक है, मतलब जैसे आपका पॉजिटिव माइंड होता है तो आप क्या करते हो, आप बिल्कुल एकदम एक्टिवेट रहते हो और आप अपना काम आगे का चालू कर देते हो। तो वैसा ही इसके केस में है कि एक्सप्रेशन जीन का इसके अंडर होगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लैक ऑपेरॉन क्या है। लैक ऑपेरॉन एक टाइप का इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। मैंने आपको बताया था इंड्यूस होना, सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में एंजाइम क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। ठीक है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन होता है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम इसको बोला जाता है। ओके, इज अ रेगुलेटेड यूनिट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विच इज स्विच्ड ऑन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल। एक केमिकल की प्रेजेंस में एक केमिकल का रिस्पॉन्स मिलेगा तो ये सिचुएशन क्या होगी, स्विच ऑन हो जाएगी, मतलब क्या है, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये केमिकल कौन सा है, ये केमिकल इंड्यूसिबल होते हैं जो आगे फर्दर प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, मतलब मैं यहाँ पे लैक ऑपेरॉन की बात कर रही हूँ कि लैक ऑपेरॉन के पार्ट्स कितने होते हैं। देखो सबसे पहला हम समझते हैं स्ट्रक्चरल जीन जो आगे एक्सप्रेशन के लिए रेगुलेट कराती हैं। ठीक है, दूसरा है ऑपरेटर जीन्स। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले क्या होते हैं, आप थोड़ा सा बस नाम समझ लो अभी क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन्स, प्रोमोटर जीन्स, रेगुलेटर जीन्स, रिप्रेसर, इंड्यूसर एंड द कैप। ठीक है, ये सब इसके नाम है, ये सब इसके पार्ट्स के नाम है लैक ऑपेरॉन के। चलो वन बाय वन अब इसको देखते हैं क्या होता है। देखो स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है, द जीन विच एक्चुअली सिंथेसाइज द mRNAs को एक्चुअली सिंथेसाइज कराने का काम कराती हैं कौन, स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, and mRNA control metabolic activity of the cytoplasm through the formation of the proteins। आपको पता है कि mRNA से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी और क्या है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी, किसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर। आपको याद है ना, एक लार्जर यूनिट होती है, एक स्मॉलर यूनिट होती है, ये mRNA होता है। ठीक है, mRNA यहाँ से tRNA क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को लेके आएगा, फिर ये एक लंबी सारी चेन बन जाएगी और क्या करेगी, ये प्रोटीन के लिए कोड कर देगी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है mRNA, उसके बाद में फॉर्म हो रहे हैं प्रोटीन्स और एंजाइम्स राइबोसोम के ऊपर। ठीक है, एंड ऑपेरॉन हैज़ वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन्स। देखो ये तो आपको पता चल गया इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसमें एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं एक ऑपेरॉन में। देखो यहाँ पे 3 टाइप की हैं, Z, Y और A। इनके नाम भी हैं, आगे देखो इनको किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, इनके नाम क्या है, जो Z जीन होगी वो कोड करेगी फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करेगी Z जीन। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसेकेराइड। मैंने आपको बताया था लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो जाता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है, इसको बी गैल के नाम से भी बोला जाता है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो जेड जीन क्या है, ये हाइड्रोलिसिस करवा देगी। ओके, वाई जीन क्या करेगी, कोड करेगी फॉर द परमिएज, परमिएज के लिए कोड करेगी। और परमिएज क्या कराता है, इंक्रीज करवा देगा परमिएबिलिटी ऑफ द सेल
परमिएबिलिटी सेल की इंक्रीज हो जाएगी, किसकी वजह से, वाई जीन की वजह से, जो कि परमिएज के लिए काम कर रहा है। अब देखो परमिएज और परमिएबिलिटी दोनों थोड़े से सिमिलर वर्ड्स हैं, परमिएज एंड द परमिएबिलिटी। तो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे परमिएबिलिटी इसकी वजह से, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्या है, उसका हाइड्रोलिसिस भी होना है, तो सेल को परमिएबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ए जीन क्या करेगी, एनकोड करेगी ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए ए जीन एनकोड करेगी, ठीक है। ट्रांस एसिटाइलेज से क्या मतलब है, ट्रांसफ़र का काम हो रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग ट्रांस एसिटाइलेज, देखो क्या होगा, ZYA, ठीक है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए एनकोड करता है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम बना, हाइड्रोलिसिस हुई, अब हाइड्रोलिसिस हुई, बीटा गैलेक्टोसाइडेज करवाएगा लैक्टोज की, तो परमिएबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांस एसिटाइलेज आगे फंक्शन करेगा। अब देखो होता क्या है एक्चुअल में, लैकोपेरोन कैसे काम करता है। देखो एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर, इंड्यूसर की एब्सेंस में, मतलब जब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो कंडीशन स्विच ऑन हो जाती है, मतलब एक्टिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इंड्यूसर ही एब्सेंट है तो क्या होगा, देखो mRNA के लिए बनाएगा, सबसे पहले mRNA बना। अब क्या है, रिप्रेसर यहाँ पे क्या करेगा, ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा और उसके बाद में रिप्रेशर बाइंड होने के बाद में प्रिवेंट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को लैक ओपेरोन के। देखो क्या होगा ना, बेसिकली आपको एक चीज़ याद रखनी है, इंड्यूसर का क्या काम होता है, कंडीशन को एक्टिव करना, जो सिस्टम होता है उसको एक्टिव करना। अब देखो भाई इंड्यूसर ही एब्सेंट है, मतलब क्लास में टीचर ही नहीं आई तो बच्चे तो मस्ती करेंगे ना, उनकी तो वहाँ पे पढ़ाई तो बंद हो गई, तो पढ़ाई प्रिवेंट हो गई, वहाँ पे स्टडीज़ प्रिवेंट हो गई बिकॉज टीचर क्लास में नहीं है, टीचर एब्सेंट है। वैसे ही यहाँ पे इंड्यूसर एब्सेंट है तो रिप्रेसर बाइंड होगा और आगे प्रिवेंट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को आरएनए बनेगा, फिर उसके बाद में प्रोटीन बनेगा, ये सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो गई लैक ओपेरॉन के, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, इंड्यूसर तब प्रेजेंट होता है, वैसा ही है कि जिस दिन टीचर आती है तो उस दिन पढ़ाई को आगे मतलब कंटिन्यू करती है, जो टॉपिक करवाना होता है वो टॉपिक करवाती है, ठीक है, बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो वही चीज़ें हैं, इंड्यूसर आया, इंड्यूसर आके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हुआ, ठीक है, क्या होगा उसके बाद में ये जीन्स आगे की सारी एक्टिव हो जाएंगी। अब मैंने बताया था जो जेड जीन होगी वो क्या करेगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए एनकोड करेगी, वाई क्या करेगी, परमिएज के लिए, और ए क्या करेगी, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चरल जीन्स क्या हो गई, अब एक्टिव हो गई अपना रेगुलेशन दिखाने के लिए, जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब ये जीन्स एक्टिव हो गई मतलब स्ट्रक्चरल जीन अब जीन एक्सप्रेशन करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन अब रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन को, तो क्या होगा आगे आप लोग बताओ, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, किसका आप लोग बताओ, लैक ओपेरॉन का, ठीक है। तो इंड्यूसर प्रेजेंट हुआ तो आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, लेकिन जब वो एब्सेंट होगा तो आगे प्रोसेस नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया ये चीज़। अब देखो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए उसकी मील क्या है, उसका खाना क्या है, उसका खाना है लैक्टोज, ओके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट की फॉर्म में बोल देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज जब एब्सेंट होता है तो क्या होगा, अब देखो ग्लूकोज एब्सेंट होगा लेकिन लैक्टोज यहाँ पे है। इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, लैक्टोज आगे सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, थ्रू द एक्शन ऑफ द परमिएज, परमिएज क्या करवाएगा, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करवा देगा। Remember a very low level of expression of lac operon has to be present, मतलब थोड़ा तो ऑपरेशन इसका होना ज़रूरी है, लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है, मतलब क्या है, लिटिल अमाउंट ऑफ लैक्टोज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज द लैक्टोज कैन नॉट एंटर इनटू द सेल। देखो भाई अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझो, अब अगर एक्सप्रेशन नहीं होगा,
एक्सप्रेशन नहीं होगा लैक ओपेरॉन का, थोड़ा बहुत तो एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। अब ये बात आप ऐसे समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं। आपने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया है, आप जाके क्लास में बैठ गए, आपसे अगर कोई बात ही नहीं कर रहा है, भाई आप बिल्कुल न्यू हो दूसरों के लिए, दूसरे आपको क्या समझते हैं, भाई ये तो एक नया स्टूडेंट है, पता नहीं कैसा होगा, तो क्या होगा, और भी आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को, स्टूडेंट्स को आपसे बात करनी है, उसके लिए आपको भी तो थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा ना, तो आपका भी थोड़ा बहुत उसके अंदर ज़रूरी है बोलना। तो वैसे ही लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है लैक ओपेरॉन में, किस चीज़ के लिए, आगे प्रोसेस को चलाने के लिए, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन नहीं होगा तो लैक्टोज भी क्या करेगा, अपना काम नहीं कर पाएगा आगे, ठीक है, एंटर ही नहीं हो पाएगा सेल में और आगे अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंड्यूस करता है ओपेरॉन को इन द फॉलोइंग मैनर। तो ऐसे इसका काम चलता है। इंड्यूसर और नॉन इंड्यूसर की मैंने आपको सारी बता दी है कहानी क्या होती है, तो आप इसको अच्छे से समझ के और थोड़ा सा ये देख लेना क्या है इसके, क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं। ओके, अब देखो क्या है, एक चीज़ और छोटी सी समझो आप लोग। The repressor of the operon is synthesized all the time constitutively from the I gene. I gene क्या है? I gene is the inducible gene. repressor क्या करेगा, synthesize होता रहेगा हर टाइम, ठीक है। The repressor protein bind to the operator region of the operon and prevents the RNA polymerase from transcribing the operon. operon को आगे ट्रांसक्राइब होने से क्या कर देगा, बचा देगा, मतलब उसको प्रिवेंट करेगा, वहीं पे स्टॉप कर देगा, ठीक है। रिप्रेसर बाइंड होगा ऑपरेटर रीजन पे। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज एंड द एलोलैक्टोज क्या होगा, रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द इंड्यूसर। इंड्यूसर का जैसे ही इंटरेक्शन हुआ तो रिप्रेसर क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, इट अलाउज द आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस द प्रोमोटर और ट्रांसक्रिप्शन आगे चलेगा, ठीक है, आगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। Essentially, the regulation of the lac operon can be visualized as the regulation of the enzyme synthesis at its substrate. जैसे ही एंजाइम का सिंथेसिस होगा सबस्ट्रेट पे, तो वैसे ही आगे का जो लैक ओपेरॉन होगा वो रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन बाय द रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोला, क्योंकि जो रिप्रेसर होगा वो स्टॉप कर देगा आके, ठीक है, तभी इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोला गया है। ओके, वो तो पूरा हो गया है लैक ओपेरॉन का, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया। अब दूसरा टॉपिक हम जो करने वाले हैं आज वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थोड़ा सा आप लोग इस बात को समझो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझने से पहले देखो, आपको आपकी क्लास में प्रोजेक्ट मिलता है तो आप क्या करते हो सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्या है, आपका 2 का ग्रुप है या 4 का ग्रुप है, तो आपका ग्रुप जो मेंबर्स होंगे वो आगे उस प्रोजेक्ट को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि भाई इसके अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद में आप ये बताओगे कि भाई आगे तुम प्रोजेक्ट में करने क्या वाले हो, इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करी हैं, क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया है, मतलब सामान कितना यूज़ हुआ है और आगे उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी हम यही समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे शामिल थी, ये कब कंडक्ट हुआ था और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी गई थी, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग सारा देखेंगे। और ह्यूमन जीनोम से मतलब है कि जीन्स के बारे में देखेंगे, और उससे मतलब है कि आगे बेस पेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में भाई क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे और क्रोमोसोम में जीन्स देखने को मिलेंगी। तो जो जीन्स होंगी वो क्या है, इंफॉर्मेशन कैरी करेंगी। जीन्स के अंदर आगे फिर बेस पेयर्स देखने को मिलेंगे, तो ये चलेगा। तो इसमें हम देखेंगे जीन्स और बेस पेयर, इन सब की हम लोग बात करेंगे, मतलब बेसिकली जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, एक ह्यूमन का जीनोम देखेंगे, ठीक है। देखो क्या हुआ था 1990s में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेटेड ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो ये डिपार्टमेंट है एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ,
इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था प्रोजेक्ट को, ठीक है, क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। देखो इसको ना एक मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। मेगा का मतलब क्या समझे, मेगा का मतलब यही है ना कि आप देखते हो मेगा मेला लगता है, जैसे बहुत बड़ा मेला लगाओ, तो मेगा प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अ लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड। भाई यहाँ पे ना बहुत सारे पैसे लगे थे, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, सब ने यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल पे काम किया, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने। अच्छा फिर और यहाँ पे नई चीज़ क्या थी, यहाँ पे भाई टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे अच्छी खासी चाहिए थी, क्योंकि आप जीन लेवल पे चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, तो इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। Human genome is said to have approximately 3 into 10 raised to the power 9 base pair. Total estimated cost is 9 billion US dollar. 9 billion US dollar इसकी टोटल कॉस्ट आई थी, ठीक है। और अगर पर बेस पेयर आप लोग बात करो तो इसमें क्या है, $3 पर बेस पेयर लगे थे, ठीक है। ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन्स, हर पेज बुक का हर पेज क्या है, 1000 लेटर कंटेन कर रहा था, उसमें 1000 लेटर्स थे, बुक में 1000 पेजेस थे, और ऐसी 3300 बुक्स रिक्वायर्ड थी इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो आप समझ सकते हो ना मेगा प्रोजेक्ट इसको क्यों बोला था। देखो 3300 बुक्स चाहिए, इसको रिक्वायर्ड थी इसकी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाए, ठीक है। अब 1000 लेटर्स हैं उसके अंदर और 1000 पेजेस हैं, तो ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसके गोल्स क्या थे। भाई आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों कैरी करना है, क्यों कंडक्ट करना है, कुछ गोल्स भी तो होने चाहिए ना। जैसे आपको अभी यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको बोर्ड में आगे आपका नीट में अच्छे से एग्ज़ाम स्कोर करना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे। देखो सबसे पहला तो यही था कि आइडेंटिफाई किया गया ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स। देखो ह्यूमन जीनोम में 20 to 25,000 जीन्स होती हैं और उनको आइडेंटिफाई करना गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर डिटरमाइन करना द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन बेस पेयर दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए बना होता है 3 बिलियन बेस पेयर से मिलके, तो उसकी सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, ठीक है। और थर्ड क्या है इसमें, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, डेटाबेस में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। चौथा है इम्प्रूव द टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस। देखो उस टाइम पे देखो आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट था, अब इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, इतना नहीं था, तो इम्प्रूव भी करना था टूल्स को ताकि डाटा का एनालिसिस ढंग से हो, ठीक है। फिफ्थ इज द ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स। ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को भी देखा गया जो और भी फील्ड में रिक्वायर्ड थी, ठीक है। टू एड्रेस सिक्स्थ इज टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड द सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। भाई प्रोजेक्ट से एथिकल इशू, लीगल इशू, सोशल इशू, ये सब इश्यूज रेज ना हो तो उन सब को भी एड्रेस करना था, एक बार उन सब को भी देखना था। तो आप ये याद रखना है यहाँ पे ELSI, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ELSI इज व्हाट, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, ओके, अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब HGP वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से ये क्लोजली एसोसिएटेड है। क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखो बायो का मतलब क्या है, बायो को स्टडी करना, और इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है यहाँ पे कंप्यूटर ऐड हो जाता है, तो कंप्यूटर यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ऐड कर दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फील्ड में इन सब का इंट्रोडक्शन कराना, इन सब को लेके आना इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। एंड द मेडिसिन हेल्प्स इन द एनालाइजिंग DNA सीक्वेंस डाटा। DNA सीक्वेंस डाटा को एनालाइज करना, उसके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बायो के फील्ड में क्या है, आप कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को भी लेके आ रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, DNA का जो डाटा है वो ढंग से एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। मैथडोलॉजीज फॉर द HGP, दो इसके लिए मैथडोलॉजीज यूज़ की गई थी। द टू अप्रोचेज आर ESTs एंड द सीक्वेंस एनोटेशन। ESTs इज व्हाट, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग।
कुछ टैग्स होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, वो होंगे ESTs। और दूसरा अप्रोच क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। ESTs का देखते हैं एक बार। फोकस ऑन द आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA एंड सीक्वेंसिंग द सेम। जो जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं RNA एज अ RNA, मतलब देखो यहाँ पे कुछ जीन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं और ये क्या है, इनका एक्सप्रेशन कैसा है, एज RNA। तो ये क्या करेंगी, इनका पहले तो इनको देखना और उसके बाद में उसकी सीक्वेंस कर देना, ये होगा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का काम, ठीक है, इसका फंक्शन। दूसरा है अपने पास में सीक्वेंस एनोटेशन। ये दूसरी अप्रोच क्या है, सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड द नॉन कोडिंग रीजन्स। भाई जितने भी कोडिंग रीजन्स हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, उन सबको सीक्वेंस करना, उनके कंप्लीट सेट को सीक्वेंस करना क्या होगा, सीक्वेंस एनोटेशन का काम। सीक्वेंस कर दिया और उसके बाद में असाइनिंग द फंक्शंस टू डिफरेंट रीजन, उसके बाद में उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं वो सबको असाइन करना, ठीक है, तो ये काम होगा सीक्वेंस एनोटेशन का, ठीक है। अब प्रोसीजर देख लो आप कि ये कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे किया गया, इसका प्रोसीजर भी जानना जरूरी है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या किया, आइसोलेट किया गया DNA को। सबसे पहले क्या था, सेल था, सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म और ये क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ से क्या किया, DNA को निकाल लिया, ठीक है, DNA को निकाल लिया और उसको क्या किया, जैसे सपोज करो आप लोग ये DNA है, उसके बाद में उसको क्या है, फ्रेगमेंट्स में उसको रैंडम स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे बड़ा साइज का DNA है, तो इतना बड़ा DNA तो आगे चल के हमारा प्रोसीजर वहीं पे रुक जाएगा, आगे हमें रिजल्ट ही देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या है, इसको स्मॉल उस फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमें बैंड देखने को मिलता है और वो बैंड क्या है, फ्रेगमेंट्स में ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है यहाँ पे ब्रेक डाउन का, कन्वर्ट करना लार्जर फ्रेगमेंट्स को स्मॉलर फ्रेगमेंट में, ठीक है। उसके बाद में क्लोन कर देना इन द सूटेबल होस्ट। यहाँ पे फ्रेगमेंट्स तोड़ दिए, उसके बाद में अब यहाँ पे होस्ट की ज़रूरत होगी। होस्ट में क्या है, होस्ट की सेल में इसको क्या कर दिया, क्लोनिंग के लिए इसको डाल दिया, ठीक है। अब होस्ट यहाँ पे हो सकता है BAC एंड YAC। BAC इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC इज द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये क्या है एग्जाम्पल इसके होस्ट के, कि यहाँ पे होस्ट लिया गया यहाँ पे सूटेबल बैक्टीरिया और ईस्ट की सेल्स को, ठीक है, फॉर एम्प्लीफिकेशन थ्रू द PCR। अब देखो यहाँ पे समझो आप लोग, यहाँ पे डाल दिया, क्या कर दिया, क्लोनिंग के लिए डाला, उसके बाद में एम्प्लीफिकेशन किया। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, नंबर को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज कर देना, ठीक है। अगर थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर छोटे फ्रेगमेंट्स बहुत कम प्रेजेंट है तो वो पहले एम्प्लीफाई करने पड़ेंगे। एम्प्लीफाई का मतलब है जो थोड़े फ्रेगमेंट्स हैं उनकी अमाउंट को बढ़ा देना, उनका नंबर इंक्रीज कर देना, ओके। और वो काम होता है PCR से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा, ठीक है। देखो वापस से समझो ये प्रोसीजर को, DNA को आइसोलेट किया एक सेल के, ठीक है, उसके बाद में वहाँ से क्या किया, DNA निकाला, उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद में एक होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। वो होस्ट के एग्जांपल है BAC एंड YAC। अब कॉपीज़ अगर थोड़ी हैं तो उनको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है और वो होगा PCR के थ्रू, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसेस, मतलब ये सारा काम मशीन खुद करेगी, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग होगी, जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंसेस आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन्स अलाइनमेंट ऑफ द DNA सीक्वेंस यूजिंग द कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। देखो क्या होता है, ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं। अब देखो सेम रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, सेम रीजन की यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रखी है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, अरेंज कर देगा और ये सारा काम क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ओके। जेनेटिक एंड द फिजिकल मैप ऑन द जीनोम, और ये क्या है, जेनेटिक और फिजिकल मैप पे हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है, सीक्वेंसेस को। क्या होगा, देखो पूरा प्रोसीजर एक बार यहाँ से आप लोग समझो। आइसोलेट किया DNA को फ्रॉम द सेल, कन्वर्ट किया, फिर उनको रैंडम फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया, उसके बाद में क्लोन में डाला। एग्जाम्पल क्या था इसका, BAC एंड YAC, ठीक है। फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग। वापस से क्या किया, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग में फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस कर दिया। सीक्वेंस
केयर अरेंज बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन पे बेस्ड क्या होगी, सीक्वेंसिंग होगी, ठीक है। उसके बाद में अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर की हेल्प से उनका अलाइनमेंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझो डीएनए सैंपल क्या कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये डीएनए की कॉपीज थी, इनको फ्रेगमेंट में ब्रेक किया और इसके बाद में इसका जो ओवरलैपिंग रीजन्स थे उसके बाद में उनका अलाइनमेंट किया। तो ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोसीजर ऑफ द HGP, ओके। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो वो क्या होते हैं, देखो क्या है ह्यूमन जीनोम के कुछ साइलेंट फीचर्स। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इसके अंदर कितने होते हैं, 3164.7 मिलियन, ओके। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज अबाउट 25,000, ठीक है। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, 3000 बेसिस इसके अंदर क्या है, एवरेज जीन्स हैं। बट साइज वेरी, इनका साइज वेरी करता है, ठीक है। मतलब क्या है, कुछ बहुत बड़ी होंगी, कुछ बहुत छोटी होंगी, कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगी, कुछ बहुत कम अमाउंट में होंगी। लार्जेस्ट नोन एज ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन ऑन द एक्स क्रोमोसोम 2.4 मिलियन बेस पेयर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। डिस्ट्रोफिन जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होता है उसके अंदर 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, फोर्थ में 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर आइडेंटिकल इन ऑल पीपल, ओनली 0.1% मेक ईच ऑफ अस यूनिक। देखो हर इंसान, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, मतलब हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। तो 99.9% सबका सेम होता है जेनेटिक मटेरियल, 0.1% ही अलग होता है, ठीक है। फंक्शंस, फिफ्थ पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन, मतलब 50% जीन का ही फंक्शन पता लगा है, बाकी की बची हुई जो जीन्स हैं उनका तो अभी तक में पता ही नहीं लगा है कि उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ओके। क्रोमोसोम आई हैज़ द मोस्ट जीन, कितना है, 2968, ये इतनी जीन्स होती हैं आई के पास में, और वाई के पास में बहुत कम होती है, 231, ओके। सेवंथ पॉइंट इज लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन, भाई प्रोटीन के लिए लेस देन 2% जीनोम कोड करेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे थे ना, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस था, प्रोटीन बनने का प्रोसेस था, तो वो लेस देन 2% जीनोम होता है जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, ओके। रिलेटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, जो सिमिलर सीक्वेंस होंगी, जो रिलेटेड सीक्वेंस होंगी, वो बहुत बड़ा पोर्शन बना देंगे ह्यूमन जीनोम का, मतलब ह्यूमन जीनोम में रिलेटेड सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगी, बहुत लार्ज पोर्शन में मिलेंगी, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर द स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होती हैं, ये स्ट्रेच होती हैं डीएनए सीक्वेंस की दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, देखो नाम से पता लग रहा है कि रिपीट हो रही हैं सीक्वेंसेस, ओके। They have no direct coding functions, but they have shed light on the chromosome structure, dynamics and evolution। देखो जो repetitive sequences होती हैं उनका डायरेक्टली तो कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन वो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर से ही आप देखते हो कि इवोल्यूशन में क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर ये थोड़ा सा उसको प्रभाव उस पर डाल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट उसका कोई फंक्शन नहीं है उसमें, किसमें, जीन्स के एक्सप्रेशन में, ओके। About 1.4 million locations were single base DNA differences SNPs, 1.4 मिलियन लोकेशंस क्या देखने को मिली है, SNPs, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अकर इन ह्यूमन, जो कि ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये 1.4 मिलियन लोकेशंस होती हैं सिंगल बेस पे जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पॉली का मीन्स क्या होता है, एक से बहुत सारी कॉपीज बना देना, और उससे जो डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उससे जो आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक जीन क्या करेगी, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस को करेगी, यहाँ पे उसको बोला जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, ह्यूमन जीन्स में देखने को मिलता है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, मैं यहाँ आप लोगों को बता देती हूँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्या था,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया था। अब कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या था यहाँ पे, आप लोग समझो यहाँ से थोड़ा सा। यूएस का यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, यूएस का यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और जो ट्रस्ट का नाम है वो क्या है, वेलकम ट्रस्ट। वेलकम ट्रस्ट यहाँ पे मेजर ट्रस्टी था, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेजर पार्टनर था। तो क्या है, मेजर पार्टनर इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है, वो क्या है, वो है JFCG। ये क्या है, JFCG के नाम से आप याद रखना इसको। जो और अदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जापान, फ्रांस, ठीक है, चाइना एंड जर्मनी। चाइना के नाम से आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, तो क्या है, चाइना, जापान, जर्मनी, इन्होंने क्या किया, फ्रांस, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया HGP में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब समझते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। ओके, DNA प्रोफाइलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, प्रोफाइल करना, ठीक है। देखो क्या होता है, इट इज़ द टेक्निक टू कंपेयर द DNA फ्रेगमेंट्स ऑफ द टू इंडिविजुअल्स। दो इंडिविजुअल्स के DNA फ्रेगमेंट्स को कंपेयर करने की जो टेक्निक होती है उसको DNA फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे रेप केसेस होते हैं या मर्डर हो जाता है, ठीक है, या फिर आपको ये पता लगाना हो कि जो पेरेंट्स है ये बच्चा उन्हीं का है या नहीं है, उन्हीं का मैच कर रहा है DNA या नहीं मैच कर रहा है। तो ये बेबीज़ का कई बार हम लोग इसमें देख लेते हैं डिटर्मिनेशन में कि भाई ये DNA फिंगरप्रिंट से पता चल जाएगा कि ये किसका बेबी है, ठीक है। अच्छा, रेप केसेस में भी पता चल जाता है, मर्डर होता है उस केसेस में भी ये पता चल जाता है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। डेवलप्ड बाय द एलेक जेफरी ने डेवलप किया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इन्होंने डेवलप किया 1985 में, ठीक है। ही कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग कौन है, एलेक जेफरी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इनकी इमेज, ये देखो लास्ट में ये इन्होंने क्या ले रखा है, यहाँ पे ये इन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग दिखा रखी है यहाँ पे करके कि ऐसे होती है। तो देखो अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि डेवलप हुई थी एलेक जेफरे के द्वारा और 1985 में ये हुआ था। अब इंडियन की बात कर लेते हैं। लालजी सिंह इज़ द फादर ऑफ इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये है लालजी, इनको भी आप लोग अच्छे से देख लो, इनकी इमेज यहाँ पे। लालजी क्या, इनको क्या बोला जाता है, इनको किस नाम से बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ द इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग। ओके, अब देखो क्या होता है, बेसिस क्या है DNA फिंगरप्रिंटिंग के। भाई DNA फिंगरप्रिंटिंग आप कर रहे हो लेकिन उसके बेसिस भी तो पता होने चाहिए ना कि किस बेस पे आप DNA का फिंगरप्रिंट्स कर रहे हो, DNA को प्रोफाइल कर रहे हो, DNA की प्रोफाइलिंग चल रही है, ठीक है। DNA carries some known coding sequences called the repetitive sequence। मैंने आपको बताया था ना repetitive sequence क्या है, फ्रेगमेंट्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, उनका बेसिकली डायरेक्ट फंक्शन तो कोई होता नहीं है लेकिन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। साइज क्या होता है VNTR का, वेरीज फ्रॉम 0.1 to 20 kbs, ये इसका साइज होता है। तो ये क्या कैरी करता है, कुछ नॉन कोडिंग रीजन को कैरी करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यही है, DNA के अंदर नॉन कोडिंग रीजन सीक्वेंसेस भी होती हैं और जो क्या है उसमें 0.1 to 20 kbs का साइज इसका देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द नंबर ऑफ द रिपीट्स इन द स्पेसिफिक, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जो नंबर ऑफ रिपीट्स देखने को मिल रहे हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये वेरी करेंगे। भाई सबके अंदर ना ये सेम नहीं होंगे, ये वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, ठीक है। रिपीटेटिव DNA थर्ड पॉइंट है, आर द सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोम DNA एज डिफरेंट। बल्क जीनोम से जो रिपीटेटिव DNA होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पीक्स ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग रिपीटेटिव DNA की जो सीक्वेंस होती हैं उनको सेपरेट कर देते हैं बल्क जीनोम से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज द बल्क DNA फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक्स आर कॉल्ड एज द सैटेलाइट DNA। मेजर पीक्स और कुछ छोटी छोटी पीक्स बनाते हैं उनको सैटेलाइट DNA बोला जाता है,
ठीक है, ये बल्क डीएनए में देखने को मिलती हैं। अब सैटेलाइट डीएनए को भी दो चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है, माइक्रो सैटेलाइट एंड द मिनी सैटेलाइट। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट ये क्या है, इनके पार्ट्स हैं सैटेलाइट के, मतलब दो डिफरेंट टाइप्स हैं इसके। ठीक है, पार्ट्स नहीं है, टाइप्स है इसके। ओके, अब 6 पॉइंट इज एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हो जाते हैं आगे। अब भाई म्यूटेशन देखने को मिल रही है पॉपुलेशन में, तो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन गुड टाइप की भी हो सकती है, म्यूटेशन बैड टाइप की भी हो सकती है। तो जो गुड टाइप की म्यूटेशंस होंगी वो आगे क्या करेंगी, आगे हमारे वेरिएशंस करेंगी, और वो वेरिएशंस क्या होंगे, अपने को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, और जो बैड टाइप वाली होंगी, जो फंक्शंस को क्या करेंगी, स्टॉप कर देंगे, जिनकी वजह से जो आगे फंक्शन होने वाले होंगे वो बंद हो जाएंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी में देखा गया है कि म्यूटेशन का इनहेरिट हो जाना, मतलब म्यूटेशन का होता है ना कि ट्रांसफ़र हो जाना करेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो अब जो म्यूटेशन वाला है वो म्यूटेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, ऐसे करके पॉपुलेशन में ये ट्रांसफ़र हो रही है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी पे देखने को मिल रही है, तो उसको बोला जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इज हायर, 7 पॉइंट है, इज इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस। नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस में पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस इज बिकॉज म्यूटेशंस इन दी सीक्वेंस में नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है ना, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस जो होती हैं उनके अंदर अगर म्यूटेशन हो भी गया तो क्या होगा, वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाएगा अपना। भाई वो म्यूटेशन एक से दूसरी जनरेशन में पास हुआ, दूसरी से तीसरा, तो उसका धीरे धीरे क्या होगा, इफेक्ट बाहर उभरने लग जाएगा। ठीक है, तो इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है इन एन इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे डायरेक्ट इमीडिएट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ये टाइम के साथ, बहुत लंबे टाइम के साथ में चीज़ें देखने को मिलती है कि हाँ भाई कुछ चेंज भी हुआ है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, द म्यूटेशंस एक्यूमुलेट जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस कॉज पॉलीमॉर्फिज्म। भाई जो म्यूटेशंस हैं वो जनरेशंस में, एक जनरेशन से दूसरी में जाके वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कॉज कर देंगे। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पीसिएशन पॉलीमॉर्फिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म स्पीसिएशन में और इवोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब स्टेप्स क्या हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, क्या है, सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है इसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए। अब एक एक करके एक एक स्टेप को आप लोग अच्छे से समझो क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करोगे। जब भी कोई टेक्निक आप स्टेप्स करते हो कोई भी टेक्निक के, तो उसमें यही होगा। देखो, अगर आप डीएनए पे काम कर रहे हो तो डीएनए को आप लोग सेपरेट करोगे, आइसोलेट कर लोगे। अगर आप कोई लीफ की सेल पे काम कर रहे हो तो आप उसको आइसोलेट कर लोगे। तो जिस चीज़ पे काम होना है उसको आइसोलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम एनी सेल लाइक द ब्लड स्ट्रेन्स, सीमेन स्ट्रेन्स और द हेयर रूट्स। हेयर रूट से, सीमेन स्ट्रेन से और ब्लड स्ट्रेन से क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, इनसे हम लोग सेल्स को क्या करेंगे, डीएनए को हम लोग आइसोलेट कर लेंगे यहाँ पे इन सेल्स के थ्रू। ठीक है, इन सेल्स के अंदर से मेक कॉपीज़। अब इसकी कॉपीज़ बनाएंगे। देखो भाई, अब यहाँ पे आपने बहुत कम अमाउंट में आपको यहाँ पे है मिला है, तो इतनी सी अमाउंट से आगे रिजल्ट तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, एम्प्लीफाई किया जाता है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉपीज़। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन हुआ डीएनए का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। इफ़ द आइसोलेटेड अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ वेरी स्मॉल, अगर स्मॉल अमाउंट में ये है तो उसको एम्प्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या है, डाइजेस्ट डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की हेल्प से, ये एक एंजाइम है, एंजाइम क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा डीएनए को। ठीक है, अब डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया इसने, उसके बाद में सेपरेट हो जाएंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स। कहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्या होता है,
अगारोस पॉलीमर जेल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप की शीट होती है, यहाँ पे क्या होगा, हाई डेंसिटी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके ये यहाँ पे ये अरेंज हो जाते हैं। तो ये अगारोस पॉलीमर जेल यहाँ पे यूज़ किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। यहाँ पे ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अरेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रीट, यहाँ पे अरेंज हो गए, ठीक है, यहाँ पे ये अरेंज हो गए। उसके बाद में क्या होगा, ट्रीट करेंगे विद द एल्कली सॉल्यूशंस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको ट्रीट करेंगे, इसको डीनेचर करेंगे, ठीक है, ताकि जो डीएनए के बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाए, डीनेचर हो जाएं, वो ब्रेक हो जाएं, ठीक है। स्प्लिट देम इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू द जेल। अब जेल के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में ब्रेक करने के लिए एल्कलाई सॉल्यूशन में डाल देंगे। वो क्या करेगा, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में बना देगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, ट्रांसफर करेंगे द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्यूलोज और द नायलॉन। नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन की जो शीट्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उस पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसको हीट किया जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देके 3 से 5 घंटे का टाइम इसमें लग सकता है, ठीक है, टू फिक्स द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे आप समझो मेम्ब्रेन थी, ठीक है, यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे। अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, इसके लिए यहाँ पे हीट दी गई है 80 डिग्री सेल्सियस एंड कितने टाइम के लिए, 3 to 5 आवर्स के लिए, ओके। अब क्या होंगे, देखो 7th पॉइंट, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द रेडियो एक्टिव लेबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड होता है, उसके बाद में उस सॉल्यूशन को किस में डाल दिया जाएगा, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन को, जिसके ऊपर सिंगल स्ट्रैंड फिक्स हो चुके हैं, उसको रेडियो एक्टिव लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के सॉल्यूशन में उसको प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो डीएनए प्रोब्स होंगे, डीएनए प्रोब्स क्या होती हैं, स्मॉल रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ डीएनए के सिंथेटिक डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। ये क्या है, सिंथेटिक क्यों बोला गया है इनको, क्योंकि ये बनाए जाते हैं, ठीक है, ये मैन मेड होते हैं, ये सिंथेटिक होते हैं, लैब्स में ये बनाए जाते हैं। तो ये स्मॉल रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए सेगमेंट्स ऑफ द नॉन सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। नॉन सीक्वेंसेस के हम लोग डीएनए प्रोब हमने उसमें डाल दिया और ये कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। द डीएनए प्रोब बाइंड्स विद द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आपको पता है बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पे जाके डीएनए प्रोब बाइंड हो जाएगा, ठीक है, ऑन द डीएनए ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द मेम्ब्रेन टू फॉर्म अ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नया कॉम्बिनेशन मिला है डीएनए का, ठीक है। डीएनए प्रोब स्मॉल सेगमेंट होता है, ये क्या करेगा, ये बाइंड हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ में, ठीक है। अब समझो ये क्या है, डीएनए प्रोब्स हैं, ये यहाँ पे आके बाइंड हो गया और ये क्या बना लेगा, यहाँ पे ये बना लेगा हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, ठीक है। द फिल्टर 8th पॉइंट है ये अपना, द फिल्टर पेपर इज वॉश्ड टू रिमूव द अनबाउंड प्रोब। जो प्रोब बाइंड नहीं हुए हैं वो प्रोब वॉश हो जाएंगे, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, वो वॉश आउट हो जाएंगे जो कि फिल्टर पेपर पे लगे हुए थे। अब 9th पॉइंट क्या है, द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए इज फोटोग्राफ्ड टू एन एक्सरे फिल्म बाय द ऑटो रेडियोग्राफी की जाएगी। उसके बाद में जो इमेज निकलेगी, इमेज इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड द लाइट बैंड्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डीएनए फिंगरप्रिंट्स। भाई देखो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा ध्यान देके आप ये चीज़ें समझो क्या है। देखो यहाँ पे समझो, ये बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे सैंपल लिया, सैंपल कैन बी फ्रॉम द ब्लड स्ट्रेन, ये ब्लड स्ट्रेन से भी निकल सकता है, ये हेयर रूट की सेल से भी निकल सकता है और ये सीमेन स्ट्रेन से भी निकल सकता है, ठीक है। आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आपने सैंपल को लिया, आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द ब्लड सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये है आपका डीएनए, ठीक है। अब उसके बाद में डीएनए को कट किया इनटू द फ्रेगमेंट्स। अब डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, लार्जर फ्रेगमेंट्स को
यहाँ पे क्या कर देगा, ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू द बैंड ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एन अगारोस जेल। अगारोस जेल में क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग समझो, देखो ये यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को ये चीज़ें, ये यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट इज द डीएनए बैंड पैटर्न इन द जेल ट्रांसफॉर्म टू अ नायलॉन मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फिफ्थ पॉइंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उसको किस पे, एक नायलॉन की या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, उसको सदर्न ब्लॉटिंग बोला जाता है, ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया था जो प्रोब है वो अटैच कर दिया जाएगा। जो प्रोब क्या है, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं, ये रेडियो एक्टिव डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये, ठीक है। अब ये जो प्रोब है इनके साथ में अटैच कर दिया जाएगा, प्रोब उसके साथ में बाइंड हो जाएगा और जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होंगी वो किस पे बाइंड हो जाएंगी, मेम्ब्रेन पे। देखो यहाँ पे ये प्रोब डाल दिया है और ये यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, उसको वॉश कर दिया जाएगा ताकि जो प्रोब बाइंड नहीं हुए हैं वो वॉश आउट हो जाएं, वो रिमूव हो जाएं। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो रेडियो एक्टिव प्रोब होगा वो बाइंड हो जाएगा और डीएनए का पैटर्न हमें मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक्सरे निकाला गया इसका, और एक्सरे की इमेज में हमने देख लिया है कि यहाँ पे किस हिसाब से ये यहाँ पे बैंड्स लगे हुए देखने को मिल रहे हैं, डीएनए के बैंड्स। देखो ये देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये देखो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, इनको बोला जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फोरेंसिक टूल टू सॉल्व द पैटर्निटी, रेप एंड द मर्डर। पैटर्निटी केसेस में कि जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर तो देखो सेम ही होते हैं, जो पैटर्न है क्रोमोसोम्स का उस केस में स्टडी करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चाहिए होता है। रेप केसेस में, मर्डर केसेस में अगर पता लगाना है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चाहिए होती है, ये टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखो भाई, किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका पता लगाने के लिए डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट है इसमें टू डिटरमाइन द फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ द एनिमल। फाइलोजेनेटिक से क्या मतलब है, इवोल्यूशनरी स्टेटस। एनिमल्स में जो देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, वो सारे क्या हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में आती हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत सारी पीढ़ियों की जो भी चेंजेस वेरिएशंस हैं उनको फाइलोजेनेटिक बोला जाता है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक ट्री होता है बेसिकली, उसके अंदर सारी जो चेंजेस होते हैं, मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी ऐसे करके बहुत सारी जनरेशन्स का, तो उस सब के लिए भी हम लोग अगर हमें पता लगाना है फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या है एनिमल्स में, तो उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया ना ये चीज़ें क्या है, बहुत इजी है, आप लोग अच्छे से इसको समझो, अच्छे से आप लोग पढ़ो, ठीक है। चलिए गाइज, आज आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं, कल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कल की वीडियोस और आगे की वीडियोस मिस ना करें। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी आपका फीडबैक हो आप हमारे साथ में वो चीज़ें शेयर करें, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग प्लीज़ शेयर किया करो यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इसको आप हर स्टूडेंट तक पहुंचाने की पूरी ट्राई करो, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय।